प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में वर्चुअल तरीके से सांसद खेल महाकुंभ 2023 के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, बीते 8-9 वर्षों में देश में खेल के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया गया है, जिसका परिणाम ओलंपिक और पैरालंपिक मुकाबलों में देखने को भी मिला। निर्वाचन आयोग ने पूर्व उत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव तारीखों का किया ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे होंगे घोषित। केरल में शुरू हुई G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप बैठक। अगले 3 दिन हेल्थ, इमरजेंसी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सहयोग बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा, सेहत से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक नेतृत्व की जरूरत। डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ भारत मालदीव सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा कर चुके हैं। विदेश मंत्री मालदीव में भारत द्वारा वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की समीक्षा। कल कोलंबो में भारत श्रीलंका साझेदारी पर भी बातचीत करेंगे। हैदराबाद में खेले जा रहे पहले वनडे सीरीज मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 350 रनों का लक्ष्य। ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने लगाया दोहरा शतक। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती जिले में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। ये खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो बस्ती जिला और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करता है। इसके साथ ही खेल को करियर के एक विकल्प के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये क्षेत्र के युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का भी प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल एक साधना और तपस्या है जिसमें वो अपने आप को तपाता है। ये हमारी बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है, और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजयश्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। प्रधानमंत्री ने देश में खेलों के प्रति किए जा रहे कार्यों पर कहा कि बीते 8-9 वर्षों में खेल के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया गया है। एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। इस मानसिकता से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने ही सामर्थ्यवान युवा, कितनी ही प्रतिभाएं मैदान से दूर रह गई। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए
अब ज्यादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन हो, ट्रेनिंग हो, टेक्निकल नॉलेज हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, उनके चयन में पारदर्शिता हो, इन सभी पर जोर दिया जा रहा है। आज बस्ती और ऐसे ही दूसरे जिलों में खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कोचेज की व्यवस्था की जा रही है। देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में तीनों राज्यों में होने वाले चुनाव की जानकारी दी। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। नागालैंड में विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च, मेघालय में 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को पूरा हो रहा है। त्रिपुरा में जहां बीजेपी की अकेले सरकार है, वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21 and last date of making nominations January 30. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर आज मालदीव पहुंचे। मनाधु द्वीप पहुंचने के बाद डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ भारत मालदीव सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की और मालदीव में भारत द्वारा वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाग लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने देश सेवा के प्रति सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने विचारों से बहुत आगे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म अकेले नहीं हुआ था, बल्कि उनके साथ भारत के नव स्वाभिमान का भी जन्म हुआ था। भारत के एक नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था। आगामी 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस मनाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में याद करने की यह नेक पहल की है। नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने ऐसे सपने देखने का साहस किया जो उन लाखों असहाय लोगों के लिए मृग तृष्णा जैसा था। सुभाष चंद्र बोस न केवल क्रांतिकारी विचारों के नेता थे, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने समकालीनों से बहुत आगे थे। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला।
परीक्षा पे चर्चा 2023। देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Lamon pe spartaldan pe gel kapi son dososo jani serce na sosyas pe skitsali rikshum chos luxoso inna gagar yulir gyudzin Agar gel capucento spaltaldan perewai La mi mascuni Shminga solvamos lami Yagara me galdar Tus gyuns dan polusi Richard Dawson Chadar Tundes Beji Curie Yagara Megaldar Tus Dunes Dan Polusi Richard Dawson Chadar Tundes Beji Curie Smile your shit, yeah, smile your shit, get your shit, let us get your shit, smile your shit, yeah, smile your shit, get your shit, let us get your shit. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में भी छात्र बेहद उत्साहित हैं। त्रिपुरा के छात्र परीक्षा में तनाव से मुक्ति पाने और बेहतर नतीजे हासिल करने में पीएम मोदी की इस पहल को बहुत सहायक मान रहे हैं। अगरतला में अरुंधति नागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर अपना उत्साह साझा किया। We the students are very grateful that our Prime Minister of India, Shri Narendra Damodar Das Modi sir, undertake a movement which is Pariksha Pe Charcha, with the vision of bringing together the students, parents, teachers and society with the goals of celebrating the uniqueness of every student in an environment that will only foster their development. Pariksha Pe Charcha has magical effect on each and every student. We hope that student will impart this life learning lesson for the prosperity of self, society and nation. The aim of this new age education oriented program is to create a stress atmosphere for youngsters. It's a movement to bring together students, teachers, parents and society to foster an environment. छत्तीसगढ़ के छात्र और अध्यापक पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्सुक हैं। दुर्ग के केंद्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य ग्लोरिया मिंज का कहना है कि प्रधानमंत्री के संवाद से बच्चों को परीक्षा के तनाव और डर से मुक्ति मिलती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे सभी को फायदा होगा। बच्चों को परीक्षा से संबंधित जो भय होता था, शंका होता था, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। शिक्षक बहुत जोश में आ गए हैं, जोश के साथ बच्चों के साथ लगे हुए हैं, हर तरह का उनका सपोर्ट कर रहे हैं और अभिभावक भी जागरूक हो गए हैं। रिजल्ट में बहुत अच्छा फर्क हो रहा है। अभी सेकेंड प्री बोर्ड हो गया है, रिजल्ट में कम से कम 40% इम्प्रूवमेंट आया है। और आइए बुलेटिन के दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाते हैं जन की बात जन प्रतिनिधि के साथ। इस अंक में आज हम देखते हैं मुंबई नॉर्थ से भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता रीमा पारासर ने। आप ये बातचीत देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारे साथ मुंबई से मुंबई नॉर्थ के जो सांसद हैं गोपाल शेट्टी जी, वो मौजूद हैं।
जाहिर तौर पर हम मुंबई पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र, जहां पर कि हम जानने के लिए कि अमृत महोत्सव का आखिर मंत्र जो दिया गया है, जो काम किया जा रहा है, उसके क्या मायने हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल शेट्टी जी निश्चित हमारे नमस्कार खास कार्यक्रम में। जी हाँ। सबसे पहली बात मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि हम इस वक्त जिस ग्राउंड में हैं, हम देखना चाह रहे थे कि आखिर बदलाव जो है जी हाँ 75 सालों के बाद भारत कहां पर है आपके हिसाब से, कैसी जर्नी? निश्चित है, आज़ादी का 75 साल पूरे हो गए देश को आज़ाद होकर, और देश के प्रधानमंत्री ने एक साल के पहले से इसको वार्म अप करते करते आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस जोश से हमने बनाया, पूरे भारत देश के लोगों ने बनाया, तिरंगा हर घर तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछले दिनों में जितना होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ, लेकिन भारत देश आज़ादी के बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ता 2014 के बाद में मैं कहूँगा कि भारत दौड़ने लगा है। 2014 के बाद में, और अनेक योजनाओं के बाद में, जहां जिस ग्राउंड की आपने बात कही यहाँ पर, ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के शिल्पकार प्रमोद महाजन जी थे, उनके नाम पर ये 13 एकड़ का भूखंड मैं विकसित कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चे खेलकूद का लुत्फ उठाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और 8 साल में देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया कंसेप्ट लाकर पूरे देश में बच्चों को मैदान तक पहुंचाने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि इन दिनों में हमारे बच्चे गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल ला रहे हैं, और बड़े पैमाने में स्पोर्ट्स के साथ में बच्चे जुड़ रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बात को मैं आगे दोहराऊँ तो देश के एक प्रधानमंत्री ऐसे मिले जिन्होंने 2015 में सभी राज्य के सरकारों को कहा कि आप सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, इसलिए कायदा बनाओ। महाराष्ट्र की सरकार ने भी बनाई, बहुत तेज़ी से हम आगे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए। एक देश के प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने लाइट पूरे देश में घर घर तक पहुंचाने का काम किया, घर घर तक जल पहुंचाने का काम किया उन्होंने, घर घर तक बहनों को परेशानी चूल्हा जलाने में होती थी तो सिलेंडर देने का काम उन्होंने किया। हर नागरिक को स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए आयुष्मान भारत का कंसेप्ट उन्होंने लाकर 5 लाख रुपया साल में, भगवान करे कोई बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कोई बीमार होते हैं तो उसकी व्यवस्था उन्होंने की। और जिस रफ्तार से विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम आज हो रहा है, मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है कि 2027 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में देश को पहुंचाना है, मैं मानता हूं कि हम उसके आगे जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि उसके भी आगे हम जा पाएंगे। ये आपने दो अहम बातें कही। एक तो आपने कहा कि जो आवास योजना है, जिसमें महिलाओं को भी उनका हक मिल रहा है, टॉयलेट बनाना है, आपको लगता है कि 75 साल में सबसे बड़ा जो एक मील का पत्थर साबित हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारत में, वो ये रहा है? मैं आपको एक महिला करके आपने इस मुद्दे को जोड़ा तो शायद आपके भी दिमाग में नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज अगर कोई भी घर खरीदता है तो महिला के नाम पर होना चाहिए, ये कंसेप्ट लाया। यानी महिला को एक कितनी बड़ी सिक्योरिटी, कितना बड़ा सिक्योरिटी उन्होंने दे दिया। भगवान करे पति पत्नी के साथ में झगड़ा ना हो, ये भारतीय संस्कृति में हमको सिखाया गया है। लेकिन अगर हो भी जाता है तो उस महिला को कम से कम एक घर है। मैं चाहूंगा कि कोई पति अगर घर को उसको छोड़ना चाहता होगा बीबी को, तो उसको ये लगेगा कि नहीं, घर तो इसके नाम पर, मैं क्या करूंगा, तो अपना जीवन उसके साथ में बिताने का प्रयास। इतनी बड़ी इसमें ताकत है। यानी एक देश के प्रधानमंत्री बिगर पैसे से किस प्रकार की सिक्योरिटी लोगों को देते हैं, ये हमको 8 साल में देखने के लिए मिला है। गोपाल जी, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि आपने हमें कहा था इंटरव्यू से पहले कि ये एक ऐसी जगह है जो मुंबई के लिए एक बहुत अहम साबित हो रही, खासकर खेलो इंडिया का जो नारा है। इससे पहले ये सब चीजें भी नहीं थी कि आपको लगता है ये भी एक सोच और जो सपना है वो अभी साकार हो रहा है? क्या है ये? मैं ऐसा मानता हूं कि 2014 के पहले लोगों को लगता है खेल यानी एक टाइम पास वाला कामकाज है, लेकिन ऐसा ना होते हुए इसमें बहुत बड़े पैमाने में फाइनेंशियल इंक्लूजन जुड़ा हुआ है। खेल को अगर आप महत्व देते हो तो आपका जीडीपी ग्रोथ इससे भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आज हम क्रिकेट के बच्चों के साथ में यहाँ पर खड़े हैं, तो देश में अगर 1 लाख क्रिकेट टीम खेलती होगी, 1 लाख तो बहुत कम है 130 करोड़ के देश में, लेकिन अगर 1 लाख क्रिकेट की टीम भी अगर खेलती होगी तो 1 लाख बनियान बिकेगा, 1 लाख टोपी बिकेगा, 1 लाख पैंट बिकेगा, स्पोर्ट्स शू बिकेगा, बॉल बिकेगा, बैट बिकेगा, स्टंप बिकेगा, मैच होता तो ट्रॉफी बिकता है, अनाउंसमेंट करने वालों को काम मिलता है, वहाँ पर वड़ा पाव कोई बेचता होगा, समोसा कोई बेचता होगा, उसको जॉब मिलता है। यानी मल्टीपल इसमें से लोग जुड़ते हैं और बड़े पैमाने पे काम भी मिलता है लोगों को। इतनी बड़ी ताकत है इसमें। इसलिए विदेश में आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स को बड़ा महत्व देते हैं लोग, तो लोग देखने को आते हैं। करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, टिकट लेते हैं, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बिकता है, आइसक्रीम बिकता है, बाकी सारे चीज़ें बिकती है ना। पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है, तो इतनी बड़ी ताकत है इसमें। मैं मानता हूं कि भारत जैसे देश में अगर हम स्पोर्ट्स को भी जितना बढ़ावा देना है उतना अगर देते हैं
तो आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं वो हम देखते देखते छू लेंगे, देखते देखते छू लेंगे। आपको क्या लगता है गोपाल जी, ये अभी हुआ है क्या? इससे पहले सोच नहीं थी ऐसी, या इससे पहले क्या इस दिशा में काम नहीं होता था? आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसा कहूँगा कि इसके पहले देश चल रहा था, अब देश को चलाया जा रहा है और देश को दौड़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आप एक मानव जीवन में पैदा हुए हो, आप सवेरे उठकर कुछ काम करेंगे तो भी आपका दिन गुजरना है, नहीं करेंगे तो भी आपका दिन गुजरना है, आपकी आयु बढ़नी है। वैसा देश चला। देश को किसी ने रफ्तार पटरी पर ले जाकर इन सारी समस्याओं को छू कर, देखिए एक देश के प्रधानमंत्री, टॉयलेट न होने की वजह से बहनों को सवेरे जल्दी उठना पड़ता है या तो रात तक उसका इंतजार करना पड़ता है, अंधेरा कब होता है। ये सोच मैं मानता हूं कि इसका कोई जवाब ही किसी के पास नहीं मिल सके। इतनी बड़ी क्रांति, और ये काम से कितना बड़ा क्रांति देश में आ गया। लोगों को लगा कि वी आर ऑल्सो लिविंग इन ए ह्यूमन लाइफ, हम भी मानवीय जीवन में जी रहे। नहीं तो हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। मैं कॉर्पोरेशन 15 साल कर अभी MP बना हूँ, MLA बना। मैं जिस कॉर्पोरेशन में काम कर रहा था वहाँ पर अगर किसी ने टॉयलेट बनाया तो उसको परमिशन मिलता नहीं तो तोड़ी जाती थी। देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, आज कॉर्पोरेशन लोगों को पैसे दे रही है, आप टॉयलेट बनाइए। इससे बड़ा क्रांति क्या हो सकता है? बिल्कुल, और थोड़ा सा हम ये भी दिखाएंगे कि देखिए यहाँ जिस तरह बच्चे खेल रहे हैं, ये बात आप बता ही रहे हैं, इस ग्राउंड में जिसका उपयोग अब तक नहीं होता था, लेकिन अगर यहाँ पर अब ये डेवलप किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर ये भी एक बदलते हुए भारत की तस्वीर है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए हाँ, ये और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अभी आप प्रमोद महाजन ग्राउंड पर है, 13 एकड़ है, और हम अभी बगल में 15 एकड़ के बाला साहब ठाकरे क्रीड़ांगण पर जाएंगे, जिन्होंने 25 साल भारतीय जनता पार्टी के युवती को चलाया और निश्चित मुंबई, महाराष्ट्र और देश को बड़ा लाभ हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भी मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मुझे एक काम करने का मौका मिला। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब इस ग्राउंड से जैसा कि गोपाल जी कह रहे हैं कि अब हम दूसरी जगह पर जो कि बाला साहब ठाकरे का जो एक पूरा ग्राउंड परिसर बनाया जा रहा है, जरा देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या है, और वहाँ पर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे अमृत महोत्सव को लेकर। गोपाल जी, इनका योगदान क्या है और इनकी नज़र में और क्या क्या बातें हैं जिन्होंने इस बदलाव को लेकर के आए। चलिए वहीं चलते हैं। और एक दूसरे स्थान पर अब हम पहुंच गए हैं, बाला साहब ठाकरे क्रीड़ा स्थल। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये डेवलप किया जा रहा है, काफ़ी बड़े एकड़ में है, और इसके क्या मायने हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुंबई जहां पर ये कहा जाता है कि जगह की कमी है और छोटी छोटी जगह को ढंग से यूटिलाइज किया जाए, वो एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होता है। गोपाल जी पहले थोड़ा सा ये समझाएंगे, क्योंकि मुंबई की हम बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। निश्चित, जैसा मैंने कहा कि ये बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर 15 एकड़ का ये क्रीड़ांगन को विकसित मैं कर रहा हूँ। ये जॉगिंग ट्रैक जो आप देख रहे हैं ये पूरा 1 किलोमीटर का, यानी एक अगर चक्कर मार लेता है कोई बंदा तो 1 किलोमीटर का उसका वॉक हो जाता है। और इस प्रकार के प्लॉट्स, यानी एक इलेक्ट्रोल वार्ड जो होता है हमारे मुंबई में, एक 50,000 लोगों का एक इलेक्ट्रोल वार्ड होता है, उस वार्ड में 150 एकड़ जमीन, 150 एकड़। अब कोई सुनेगा मुंबई शहर में तो उसको आश्चर्यचकित हो जाएंगे वो, इतना, यानी एक ही जगह पर। और बोरेली में इस प्रकार के बहुत सारे मैदानों को विकसित करने का सौभाग्य मुझे लोगों ने दिया और मैं कर पाया। गोपाल जी, क्योंकि हम अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, 75 सालों के भारत को एक अलग तरीके से अब तक देखा जाता है, अलग तरीके से उत्सव भी हो रहे हैं। आपने तिरंगा की बात की, उसको लेकर सम्मान की बात की, लेकिन बदलाव की जब हम बात कर रहे हैं, आपकी नजर में जो 75 साल का भारत था अमृत महोत्सव में, उसके महत्व पर मैं जानना चाहती हूँ मुंबई शहर के नाम। देखिए, मुंबई शहर का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, देश के प्रधानमंत्री जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि 1 लाख ट्रिलियन का वो योगदान देंगे, $1 ट्रिलियन का वो योगदान करेंगे। अब महाराष्ट्र की अगर बात करो तो फिर मुंबई देश का एक आर्थिक राजधानी जिसको हम कहते हैं, और मुंबई से बड़े पैमाने पे टैक्सेस जाता है, तो आने वाले दिनों में और टैक्स ज़्यादा जाए इसलिए हमको काम करना पड़ेगा। अब मुंबई शहर की समस्या ये है कि दहीसर से अगर आपको चर्चगेट जाना है तो आपको कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं जाने में, और उतना ही समय ट्रैफिक की वजह से लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने कानून बनाया, रूरल एरिया में 4 टाइम्स लैंड का वो पैसा देते हैं, शहरी भाग में मुंबई शहर में उसको 2 टाइम किया है। इकबाल चहल जी अगर मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, नेशनल न्यूज़ है ये, तो यहाँ पर 1 टाइम भी नहीं दे रहे,
0.75 दे रहे, अब उसको बढ़ाने का प्रपोजल पुटअप किया, उसको सैंक्शन अभी तक नहीं मिला आपके टीवी में बात करने तक। वो मेरी आवाज़ को सुनकर अगर तुरंत करते हैं, 2 टाइम का भी अगर निर्णय कर देते हैं तो बड़े पैमाने पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे, रोड सारा वाइडनिंग हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि 10% लोगों के लिए 90% पीपल लोगों ने क्यों सफ़र होना चाहिए। हमको ये करना तो है ही, डीपी में जितना चौड़ा रोड आपने बताया उसको आपको करना ही है, तो इसको एट ए टाइम निर्णय लेकर कर देना चाहिए। और जिनको हम पैसे दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, हम हमारे देश के लोगों को ही दे रहे हैं। वो बंदा वो पैसा लेकर और कोई ना कोई चीज़ लेगा तो उसमें से वापस फिर गवर्नमेंट को टैक्स आना प्रारंभ होगा। तो वो काम में मैं लगा हूँ। और मैं मानता हूँ कि मुंबई शहर का व्यापारी हो या तो फिर कामगार वर्ग हो, उसका अगर 4 घंटा वेस्ट हो जाएगा ट्रैफिक के वजह से, तो फिर वो क्या डिलीवरी दे पाएगा। इसलिए उस विषय पर भी मैं काम कर रहा हूँ। गोपाल जी, आपने जो ज्यादातर जिक्र किया वो 8 सालों में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसकी बात। जी हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार तो पहले भी थी, जी हाँ। पहले भी राज्यों में ज्यादातर कांग्रेस यूपीए की सरकारें थी, दिल्ली में उनकी सरकार थी केंद्र में। अब जैसा कि बीजेपी और आपके अलाइज है दिल्ली में, तो अब जो डबल इंजन पहले भी था और डबल इंजन अभी भी है, जी हाँ। आपको लगता है उनमें भी कोई अंतर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, पहले के डबल इंजन और अब के डबल इंजन की? जी हाँ, मैं इसको इस तरह से रखना चाहूँगा कि इन दिनों में जो सरकारें काम चल रही, डबल इंजन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में, वहाँ तो काम हो ही रहा है। लेकिन जहाँ पर सिंगल इंजन की सरकार है, उनको भी लगता है कि हमको इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, उनका भी काम का गति बढ़ गया है। तो ये डबल इंजन तो काम कर ही रहा है, लेकिन सिंगल इंजन भी पहले से ज़्यादा गति से काम कर रहा है। इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि नहीं तो ये भी चला जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वो लोग भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कितना कर रहे हैं वो तो वहाँ के विजन की कमी थी, क्या कमी थी? निश्चित विजन और सोच जो होता है, सोच के बिगड़ तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। देखिए, विजन और सोच की मैं बात करूँ आपको, तो गरीब से गरीब घर में भी अगर बच्ची पैदा हो जाती है तो उसकी माँ उस बच्ची का 18 साल में अगर शादी करना तो पहले दिन से ही सोचती है कि मेरे बच्चे को मैंने क्या करना चाहिए। तो एक सामान्य परिवार की अगर महिला अपनी बच्ची के बारे में 18 साल 20 साल के पहले सपना देखती है, तो जिसको देश को जिसको चलाना है उसने तो 50 साल का सोचना चाहिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री सोच रहे हैं आज। ठीक है गोपाल जी, चलते चलते अंत में मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो आज़ादी का अमृत काल है, अमृत महोत्सव है, इसमें एज अ जनप्रतिनिधि आपका क्या योगदान है और आप उसको किस तरीके से मना रहे हैं? मैं इस तरह से मना रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो भी आइडिया फ्लोट करते हैं बाज़ार में, वो आइडिया को मैं मेरे मतदार संघ में या तो मेरे मतदार संघ के लोगों तक पहुँचाने में मैं कहीं पीछा नहीं रह जाऊँ, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। और फिर मेरा जो एक व्यक्तिगत अपना एक सोच है, अपना एक काम करने का तरीका है, मुझे पार्टी के कार्यकर्ता इतने बड़े पैमाने पे मदद करते हैं। मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ी बात है। मैं फिर एक बार कहूँगा, अगर मेहनत करने वाले, प्रामाणिक से काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में उसकी संख्या ज़्यादा है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूँगा नेशनल टीवी पर कांग्रेस में बिल्कुल लोग नहीं है, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा मौका मिलना, ये मैं मानता हूँ कि आने वाले कई पीढ़ियाँ बोरीवली और उत्तर मुंबई को याद करके राजनीति में काम करेंगे। ऐसा एक काम उत्तर मुंबई में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और एक मिसाल के तौर पर आपका करियर और आपका जो काम है वो भी गोपाल जी देखा ही जाता है, जिस तरह से आपने शुरुआत की और यहाँ तक आप पहुँचे। जाहिर तौर पर आज़ादी का अमृत काल और अमृत महोत्सव जिसकी बात की जा रही है, इसी तरह के नारों और इसी तरह की मिसालों के साथ ही देश आगे बढ़ रहा है। और यही बात है जो कि जनता भी जानती है, और जनप्रतिनिधि के तौर पर गोपाल शेट्टी जी ने जो हमसे खास बातचीत की उसमें निकल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, डीडी न्यूज़ के साथ इस खास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।